वाराणसी, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करके हमारे बीच में मौजूद है, ये बहुत गरिमामय बात है। वरिष्ठ साहित्यकार श्री हीरालाल मिलन जी, आप कानपुर से आए हैं। एक मेरे आग्रह पर आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. ठाकुर, ये नाम का उद्घोषण करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जिस विद्यालय का महाविद्यालय का मैं पढ़ा हूं, उस विद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर के.एन. ठाकुर साहब आज इस बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है और मेरे सभी भाई भी हैं, जिससे मेरी ये बहुत गौरव की बात है और यहाँ मंच को सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही श्री दिनेश ठाकुर, मुख्य संपादक विधान केसरी के ये मुख्य संपादक हैं और इनके 3 प्रेसें इसी उत्तर प्रदेश में चलती है। ये बहुत गौरव की बात है जो हमारे मंच पर आसीन है। साथ ही भानु प्रताप सिंह जी, जो संयोजक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और रिश्तेदार भी हैं, कि जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवाओं को प्रदान किया और यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत खुशी की बात है। साथ ही श्रीमती सोनी सिंह जी एंकर हैं, वक्ता हैं और समाज सेवी भी हैं, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका स्वागत है और हमारे बीच मौजूद डॉक्टर सुरेश उज्ज्वला जी, जो पूर्व संपादक एवं उप निदेशक सूचना विभाग से हैं और हमारे मित्र भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, जो सभा के संचालन कर रहे हैं। सह संचालक संजय वर्मा जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया पासपोर्ट एम्प्लॉयजेशन के सदस्य हैं, जो सह संचालक हैं और यहाँ मंच पर आसीन हैं। सामने मौजूद हमारे बड़े भाई श्री सुधाकर रस्तोगी जी, जो हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और एक अधिकारी के रूप में भी रहे हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। श्री श्याम श्रीवास्तव जी रोहित, जो कवि हैं, हमारे ऑफिस के एक वरिष्ठ कवि हैं। इसी क्रम में श्री कन्हैयालाल राजवंशी जी और मंच पे आसीन समस्त पदाधिकारियों को और यहाँ हाल में उपस्थित समस्त साथियों को आर.पी. ठाकुर निकुंज का हार्दिक अभिनंदन, नमन और वंदन है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। और मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जिस रचना को हमने पिछले 3 साल से लिख रहे थे, आज वो समय आ गया जिसकी पब्लिसिटी आपके सामने हो रही है और इसके विमोचन में आप सबके समक्ष हैं। ये हमारे अपार हर्ष की बात है। रचना मैंने कैसे लिखा, ये सच है कि कविवर हरिलाल मिलन जी ने जिसके बारे में प्रकाश डाला, ये बात उस समय की है 2002 में, कि जब हम एक ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे अपनी बेटी के एग्जामिनेशन के लिए। मेरी बेटी मेडिकल की पेपर देने जा रही थी। उस समय में बहुत भीड़ भाड़ थी, रिजर्वेशन बहुत मुश्किल से हो पाता था। साथ ही लखनऊ के कोच में, जिस कोच से हम सफ़र कर रहे थे, उस कोच में कुछ छात्र छात्राएँ थीं और जिनका टिकट कंफर्म नहीं था, लेकिन जाहिर है कि उनको एग्जामिनेशन देना है तो उनको दिल्ली जाना है। बट कोच में घुसते हुए एक अफरा तफरी मची और बच्चे किसी भी तौर से जा करके कोच में जहाँ बैठने की जगह मिली वो बैठे, जहाँ खड़े होने की जगह मिले खड़े हुए, कुछ पेपर बिछाकर जहाँ भी जगह मिला बैठे। मैं देख करके कुछ बच्चों को अपनी स्टूडेंट लाइफ के संघर्ष याद आया और हमारा अपना रिजर्वेशन का सीट दे करके कुछ बच्चों को मैंने अपने पास बुलाया। कहे कि हम सो करके नहीं जाएंगे बेटा, तुम लोग के साथ मैं बैठ करके जाऊंगा। मुझे खुशी होगी कि तुम लोग मेडिकल के पेपर देने जा रहे हो। और अपने बर्थ पे हम 3 बच्चों को बैठाए, जितने बैठ सकते थे उनके साथ बैठे और संघर्षपुर में हम दिल्ली सफर किए। बट स्टेशन पर जैसे ही हमने वहां पहुंचा तो हाकर्स जोर जोर की आवाज लगा रहे थे कि आज का पेपर निरस्त। बड़ा अफसोस हुआ, उन बच्चों के मायूस चेहरों को देखा, हम खुद भी मायूस हो गए कि इतने सफर के बाद यहाँ आया। तो उस पर हमने बैठे हुए जब हम जा रहे थे तो पेपर तो निरस्त हो ही गया था, मुझे दिल्ली भी जाना था। बट एक रेस्टोरेंट में बैठे कि अंतःकरण शब्द स्पंदन, मुखर प्रखर स्फुटित स्वर्ग हुआ, लेखनी व्यथा कागज पे लिखा, वही मेरा पहला काव्य हुआ।
मैंने पहले अपनी कविता की शुरुआत उन संघर्ष में प्रतियोगी छात्रों से ही शुरू किया था और उसमें मैंने लिखा कि परीक्षा प्रणाली अब कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है। परीक्षा प्रणाली अब कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है। परीक्षा तिथि टलने से परीक्षार्थी परेशान हो रहा है। डिग्री लेकर परीक्षार्थी निराश सड़कों पर टहल रहा है। शिक्षित बेरोजगार बढ़ती उम्र से चिंतित शिक्षार्थी हो रहा है। तो ये मैंने कुछ लाइनें अखबार की कटिंग पर लिखा, लेकिन मैं उस समय सोच नहीं रहा था कि मैं एक कवि के रूप में होऊंगा या मेरी किताब छपेगी। बस एक भावना थी जिसको मैंने लिखा। सर्विस के दौरान हमें सेवाएं देते हुए भी कुछ कविताएं भी लिखने का कार्यक्रम मेरा चलता रहा। बट आप सभी में प्रतिभा है, शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसमें प्रतिभा न हो। बट जरूरत है अपने को रिकग्नाइज करने के लिए। अगर आपके अंदर वो प्रतिभा जग गई तो जिस क्षेत्र में भी आप सफर करना चाहते हैं उसमें आप विशिष्टता को हासिल करेंगे। बट अपने को पहचानने की जरूरत है। आज देखें, ये कोई राजनीति में आगे बढ़ रहा है, कोई शिक्षा में बढ़ रहा है, हर विविध क्षेत्रों में कोई खेल कूद में बढ़ रहा है। आज इस मंच से मुझे उद्घोषित करते हुए बड़ा ही खुशी हो रही है कि हमारे पासपोर्ट परिवार के बीच एक ऐसी लड़की है, हमारे पासपोर्ट परिवार के, जिसके बाड़ी सिंह नाम है और उसने ईयर लिस्टिंग में स्टेट को क्रॉस किया है। अब उसने इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए खेलने जा रही है। तो कितनी गौरवपूर्ण बात है ये, जब हम अपने को रिकग्नाइज करते हैं, जब उनको प्रतिभा को देखते हैं, जब बच्चों के हम प्रतिभा को देखते हैं, तो मेरा मन चाहकर खुश होता है। और कहीं न कहीं ये लिखने के लिए हम मजबूर होते हैं, हम लिखते हैं क्योंकि समाज के एक अंग है। वैसे मेरी पुस्तक में ये काव्य कुंज है। काव्य कुंज में मेरी कविताएं 58 कविताएं हैं। हर क्षेत्र पर मैंने लिखा है। राजनीति पर लिखा है, बच्चों पर लिखी, शिक्षा पर लिखा है, बेरोजगारों पर भी लिखा है, उन लेबर पे भी लिखा है, समाज के विभिन्न अंगों पर मैंने लिखने की कोशिश किया। शायद जिधर दृष्टिकोण गई मैंने उधर लिखने का एक बेहतर प्रयास किया है। और जो हमारी किताबें आपके समक्ष है, आज के विमोचन के बाद आपके हाथ में होगी, आप पढ़ें और देखें। मैंने अपनी एक कविता सुना रहा हूँ, जिस कविता को मैंने शरद पूर्णिमा के दिन, आज ही के दिन, मैंने इस कविता को 4 से 6 बजे के बीच में शुभ मुहूर्त में मैंने कविता लिखी थी। उन दिनों जब एक खीर की भरी हुई कटोरी छत पर था और उसको देखने के लिए गए कि कहीं कोई चिड़िया वगैरह तो खाया नहीं है या कोई जानवर तो खाया नहीं है। तो जब देखे तो चंद्रमा को तो मैं रोज ही देखता हूँ, लेकिन उस चंद्रमा को जिस दृष्टिकोण से देखा, जब मेरे काव्य तैयार हुआ, एक अलौकिक उसमें चमक थी। और उस चमक को हम अपने कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें मेरी कविता है सूरज चाँद वसुंधरा प्रेमी। हम आप समाज में, परिवार में, हर जगह किसी न किसी से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में अगर हम 10 दिन अगर उससे न बोलें तो रुष्ट हो जाता है। लेकिन प्रकृति के ऐसे 2 महाभूत हैं जो सूरज और चंद्रमा की, पृथ्वी से उनका इतना लगाव है, इतना उसका आकर्षण है कि कभी भी अविलंब निरंतर उसको सिंचित और पुष्पित करते हैं। ये मेरी कविता के माध्यम। स्वागत। धन्यवाद। स्वागत है। सूरज चाँद दोनों वसुंधरा प्रेमी, क्षितिज अंबर तल में रहते हैं। नित अनवरत परिक्रमा से दोनों दिव्य अनुपम सौंदर्य बिखरते हैं। सूर्य दिवाकर बना धरा का, नित जन जीवन में ओजस ऊर्जा भरते हैं। भौरों में गुंजन, पक्षियों में कलरव, शिखर अरुणों तन में तेज बिखरते हैं। अष्ट ग्रहों मध्य नवम शक्तिशाली, अष्ट ग्रहों मध्य नवम शक्तिशाली, सौर्य मंडल का सूर्य दीप्तमान है। असीम सौर्य ऊर्जा प्रकाश फैलाकर आदित्य धरा का पूज्यमान है। ये मैंने सूर्य के बारे में लिखा है कि सूर्य के लोग पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी विशेषता को करते हैं। वैसे 4 लाइनें मैंने चाँद के लिए भी लिखा है। चाँद शीतल हिमकर चांदनी दुशाला, चाँद शीतल हिमकर चांदनी दुशाला, नित अनवर्त वसुंधरा को ओढ़ाते। रज रज कण कण में नित सिंचित कर, गंध मकरंद खुशबू फूलों में बसा।
जुगल जोड़ी के कोमल हृदय में, जुगल जोड़ी के कोमल हृदय में चिच्चोत चकोर आकर्षण भरते, नव सृजन उदलित मन मस्तिष्क में आत्मविभोर प्रेम रस नित घोलते। कभी दूज के चांद, कभी ईद के चांद, कभी मन्नत के चांद लोग कहते हैं। चांदनी छटा को संपूर्ण बिखेर कर लोग पूर्णिमा चांद स्वरूप पूजते हैं। परिक्रमा वसुंधरा के करते करते मध्य पृथ्वी आकाश पहुंचता है। गुरुत्वाकर्षण की चुंबकीय शक्ति से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। राहु केतु के धूमिल प्रभाव से दोनों चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वेदना झेलते हैं। पुनः नई चेतना से जोत से ओतप्रोत अपनी दिव्य शक्ति से चमक बिखरते हैं। तो ये मैंने एक रचना रही है। इसी तरह से काफी रचनाएं हैं किताब में क्या है और किस अनुभूतियों के साथ मैंने लिखा है। वैसे कविता को जितने आप पढ़ेंगे तो इसकी गहराई आपको महसूस होगा कि कविता का भाव क्या है। इसी तरह से प्रकृति के ऊपर मैंने एक और भी रचना लिखा है, वो मैं जरूर आप सबके समक्ष प्रकट करूंगा, क्योंकि रचना लिखते समय मैं ओस के बूंद को देखा। अक्सर हम टहलने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वहाँ ओस की बूंद पड़ी रहती है। उस ओस के बूंद पर अपनी जो मैंने रचना लिखी आपके समक्ष है। अब मुझे पढ़ते समय भी बहुत बेहद खुशी हो रही है कि ताकि उस रचना को जब हम लिख रहे थे तो मैंने सोच नहीं पाया था कि कभी मेरी किताब में संग्रह संकलित होगा, लेकिन ये संकलित भी है, आपके समक्ष भी है, रचनाकार भी है, इसलिए मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। ओस के बूंद अंबर से धरती पर मोती जैसे ऐसे बिखरी, कुछ पुष्प पात पर घास पर सौम्यता रूप में सुहाती, गुलाब की पंखुड़ी पर एक बूंद अपनी सौभाग्य पर इतराती, अंतर मन के उल्लास से मंद पवन संग अटकेलियां करते। देखिए ओस जब पड़ता है किसी पंखुड़ी पर पड़ता, कहीं भी पड़ता है, तो उसका क्या दृश्य होता है, उस दृश्य का मैंने मॉर्निंग में अवलोकन किया था और जिसको अपनी कविता में स्थान दिया है। पंखुड़ी पर पड़ी ओस की बूंद गुलाब के मर्म इस हृदय स्पर्श करती, सूर्य की किरणों के संग इंद्रधनुष जैसे सप्त रंग को बिखरती, एक मंद पवन के झोंके से पुष्प पते संग बूंद की भी नृत्य करती, गुलाब का अंतस बूंद अलौकिक मर्म स्पर्श को आह्लादित करती। अगर वो गुलाब के पर पड़ा तो किस ढंग से क्या उसका गुण हो रहा है, उसको मैंने व्याख्या अगले लाइन में लिखा। लुप्त हुई रविताप से बूंदे, क्षणिक आनंद आंसू बूंद की स्मृति हुई, मधुर मिलन बूंद पंखुड़ी के प्राण नाभिक में कब तब्दीली हुई, मधुप झुंड पुष्प पराग कण चूसने गुलाब के पुष्प पर जा पहुंची, उसके बूंद पुष्प सुगंध में घुलकर मकरंद में रूपांतर हुई। यानी वो बूंद जो है किस तरह से जो है एक मकरंद के रूप में बन गया, और वो मकरंद हमारे पास कैसे पहुंचता है उसको अगली पंक्ति में मैंने लिखा। मकरंद मधुप के पैरों से लिपटकर रानी मधुमक्खी तक पहुंची, विशिष्ट मधुमक्खियों के गुण से मकरंद मीठी शहद बन गई, वसुंधरा का अमृत मीठा शहद, मधुमक्खियों का अनुपम उपहार, प्रकृति चित्रण अद्भुत स्वास्थ्यवर्धक मानव जीवन का हैकल। यानी ओस किस तरह से प्रक्रिया करते करते हमारे पास पहुंची, एक औषधि के रूप में पहुंची। तो ऐसे हर एक कविता के बारे में कुछ न कुछ मैंने लिखने का एक प्रयास किया है। उसका लास्ट स्टेंजा है, ओस की बूंद जब नभ से छुटकर धरा पर आने के लिए भटकी, मोती रत्न मणि जैसे बनकर पुष्प रश्मि प्रभाव पर दमकी, रंग बिरंगी आभा लिए इंद्रधनुष के सब संग अटकेलियां कर दी, सौंदर्य सदा नहीं रहता, उस बूंद पुष्प की भांत क्षणिक ठहरी, नदी समुंदर वाष्पित उस बूंद सृजन करता, आकाश से धरा पर मोतियों जैसा अनमोल रत्न बिखरता, क्षणिक आनंद पुष्प गुलाब पंखुड़ी संग क्रीड़ा किया करता, निशा का अंत होते ही बूंद का अस्तित्व अदृश्य हो जाता के माध्यम से प्रस्तुत